इतिहास एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप यह जानते हैं कि अतीत से लेकर वर्तमान तक की कौन कौन सी घटनाएं हुई है। इससे आप अवगत होते हैं, इससे आप जानकारी लेते हैं, इससे आप परिचित होते हैं। आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। आज हम आपके साथ एक नया खंड के साथ जुड़ रहे हैं जिसका नाम छत्तीसगढ़ का इतिहास है। ठीक है, इतिहास के साथ हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक करके हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आप प्री में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। इसके बारे में आप प्री के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्री में यहाँ लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रीलिम्स में आप देखेंगे, सीजीपीसी प्रीलिम्स में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। तो वहीं आप इसके मेंस में देखेंगे तो ये 75 हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सिर्फ 8 मतलब ये 16 नंबर हो गया। इतने इंश्योर नहीं होता, आप उसको थोड़ा पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे, एक फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे तो आपको 75 नंबर भी कहीं नहीं जाएगा। तो इतने लाभ आप उठा सकते। सिर्फ फैक्चुअल ना पढ़ें, सिर्फ एक एक लाइन ही ना पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ने की कोशिश करें। तो ये रहा। व्यापक में भी इसका अच्छा खासा एरिया है, अच्छा खासा वहाँ से पूछा जाता है। पढ़ा कैसे जाता है ये भी सबको पता है, और हम लोग जैसे पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग करते, जो भी फॉर्मेटिंग से पढ़ेंगे उसी फॉर्मेटिंग से आपको पढ़नी है। एक बार और यहाँ सवाल उठता है कि इसका वर्गीकरण को किस हिसाब से हम लोग पढ़ें। तो सबसे सर्वमान्य वर्गीकरण है जो कि साक्ष्य के आधार पर है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर आपका ऐतिहासिक काल, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता दूं कई आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे भारतीय इतिहास का रमेश चंद्र मजुमदार, ठीक है, एन मजुमदार उसको देखेंगे, ठीक है, रमेश चंद्र मजुमदार उनको देखेंगे तो उनके द्वारा जो है काल के आधार पर बांटा गया था, प्राचीन, मध्य और फिर आपका आधुनिक। ठीक है, और आप ब्रिटिश, उससे पहले आप जाएंगे तो ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल मिलेंगे। ठीक, उन्होंने संप्रदाय के आधार पर बांटा था। तो सब सर्वमान्य जो आपका विभाजन है जो कि साक्ष्य के आधार पर है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करें। ये थोड़ा इनिशियल चर्चा है ना, इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से डील करेंगे। एक बार आप चीज़ों को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इसके बारे में सब एक एक करके कंपेयर करेंगे तो बहुत आसान होंगे। जैसे कि आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिर आपने सुना होगा आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में लिखित जानकारी प्राप्त है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन क्यों नहीं पढ़ा जा सका, इसे भी देखेंगे। ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में लिखित जानकारी है और इसे पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद इसका सोर्स होगा कि इसका क्या स्रोत है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, और इसके बारे में कुछ और विशेष हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। यह काल इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। अब लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है, इसका सोर्स है वो पुरातात्विक अवशेष है। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष है, जैसा कि शिलालेख, गुफा लेख, विभिन्न प्रकार के शैल चित्र। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने इनिशियल लेवल पे कहा है कि यह वह कालखंड है इतिहास का जो इसके बारे में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसको आप एक एक करके नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ऐसे में इसका क्या है, इसका सोर्स क्या है, पुरातात्विक अवशेष है। पुरातात्विक अवशेष मतलब आप गुफा चित्र देख रहे हो, ये गुफाओं में निवास करते थे इस टाइम। हम आगे पढ़ेंगे, डील करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। तो जब ये गुफाओं में निवास करते थे उस टाइम मनुष्य, तो गुफाओं के जो दीवार है वहाँ पे ये चित्रकारी करते थे। जब पुरातात्विक खुदाई हुई है, ठीक है, उस दौरान ये प्राप्त हुआ है, तो वही इसके बारे में जानकारी के सोर्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ वह कालखंड है इतिहास का जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है पुरातात्विक अवशेष है। जैसे शिलालेख, एक एक करके लिखते जाएंगे। जैसे, ठीक है, शिलालेख, गुफा लेख है, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। शैल चित्र है, और एक और है पत्थरों के औजार, इसको भी लिखेंगे, पत्थर के औजार। ये समझ में आपको आ जाएगा पत्थर के औजार भी क्यों है। ठीक, आद्य इतिहास, इससे आप कंपेयर करते जाएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल या फिर ये जो पीरियड है, ये इतिहास का वह काल है, ठीक है, वह कालखंड है जिसके बारे में लिखित जानकारी प्राप्त हुई है, लिखित जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सकता या फिर पढ़ा नहीं गया। अब सवाल उठता है क्यों पढ़ा नहीं गया, लिखित जानकारी तो हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो जिस लिपि में लिखी गई है ना, वो अक्षरात्मक ना होकर, अब अक्षरात्मक जब रहेगा, ठीक है, अक्षरात्मक, ये अक्षरात्मक नहीं है, एक क्या है, भाव चित्रात्मक है। मतलब अक्षरात्मक ना होकर के भाव चित्रात्मक है। ठीक है, भाव चित्रात्मक ज़्यादा है।
अब कोई भी चीज़ को पढ़ोगे तब जब अक्षरात्मक रहेगा, ये भाव चित्रात्मक मतलब इसके जो चित्रों में भाव प्रकट होती है उससे समझना था, तो ये पढ़ा नहीं जा सका। लिखित जानकारी उपलब्ध है ये कहोगे, ठीक है, इसमें नहीं है मैंने कहा है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी डिसिफर्ड, ठीक है, नहीं जा सकता। क्लियर है। इसके बारे में भी जानकारी का स्रोत है आपको पुरातात्विक अवशेष। क्लियर, यहां तक चीज है। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे आते ऐतिहासिक काल के बारे में, तो इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, तो इसे हमें आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत नहीं पढ़नी है। क्लियर है। तो इसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में ये नहीं पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल, इसको आप याद रखेंगे। तो क्योंकि इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और यहाँ हम सीजी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी सीजी हिस्ट्री के संबंध में हमें मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐतिहासिक काल आप देखेंगे, जैसे कि आप कंपेयर करते रहे बिल्कुल चीज़ों को, तो आपको आसानी भी होंगी और आसानी से आप समझ भी पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा है, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य या फिर लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऐतिहासिक काल रहेगा, यहाँ पे लिखित सामग्री उपलब्ध है, ठीक है, उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। क्लियर। अब एक एक करके हम लोग, इसमें वैदिक काल को रखा जाता है, मैं आगे इसके बारे में डील कर रहा हूँ। अब एक एक करके हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमें एक एक चीज़ देखना है। यहाँ पे अभी पाषाण काल आएगा, पाषाण काल में फिर आपने सुना होगा पूरा पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, फिर अपने नव पाषाण काल। तो पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, इसको आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक, प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में मैं आपको बता, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि इसे पाषाण काल कहा जाता है, ठीक, पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य इस टाइम में पत्थरों का जो है पत्थरों के औजार का उपयोग करता था। अब ये पाषाण काल को मैंने आपको बताया है कि 2, 3 या 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो जैसे कि सबसे पहले देखेंगे पूर्व पाषाण काल, ठीक, पूर्व पाषाण काल। एक एक चीज़ पे हमें चर्चा करनी होगी, एक एक चीज़ पे हमें देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि ये आपको सबसे पहले हमें डील करना है पूर्व पाषाण काल, फिर आपको पता है इसके बाद आपको मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। एक एक करके देखना है, एक एक करके जो फॉर्मेटिंग होगी वो भी एक एक होगी। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में आपको जीवन देखना है, इस टाइम में मनुष्य का जीवन कैसे था। उसके बाद इसके बारे में प्रमाण देखना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रमाण से आपको निकल के आएगा विवरण देखना है, एक एक करके देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हमें विवरण देना है। सबसे पहले जीवन देखेंगे। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का जीवन खाद्य संग्रहण पर आधारित था, शिकार पर आधारित था। जैसे कि आप सबसे पहले आप सोच के तो देख सकते हैं सबसे पहले जीवन कैसी रही होगी। उस टाइम में मनुष्य की जो आवश्यकता है बहुत सीमित थी, उनकी नीड्स है बहुत सीमित थी। यही कारण है कि उस समय में मनुष्य को इस सभी चीज़ें जो है, जितनी भी आवश्यकता है वो प्रकृति से ही मिल जाती थी, ठीक है। तो इस टाइम में इनको खाना है तो प्रकृति से मिल जाता था, ठीक है, शिकार करनी हो भी प्रकृति से मिल जाता था। इनको रहना है, प्रकृति में ही ये रहते थे, जंगलों में निवास करते थे, गुफाओं में निवास करते थे। तो इनका जीवन, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मनुष्य गुफा में निवास करता था, गुफाओं में निवास करता था, ठीक है। जब ये गुफाओं में निवास करते थे तो उसके दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्रकारी करते थे, इसे शैल चित्र कहा जाता है या फिर गुफा चित्र कहा जाता है, ठीक, आप लिख सकते हो गुफा चित्र कहा जाता है। यहाँ तक कि एकदम बात चीज़ें क्लियर हुई। इनका संपूर्ण जीवन है, जितने भी इनके सब कुछ है, इनके जीवन से रिलेटेड जो कुछ भी है वो 2 चीज़ों पर आधारित था। एक है आपका शिकार, ठीक है, और दूसरा खाद्य संग्रहण। यहाँ तक एकदम चीज़ें क्लियर हुई। शिकार और खाद्य संग्रहण, इस पर इनका जीवन आधारित था। ये खाना बदोश जीवन जीते थे, मतलब भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है, मतलब भोजन के लिए भटकना। तो ये खाना बदोश जीवन जीते थे। मतलब भटकना का मतलब आप ये नहीं बोलोगे जैसे अभी मैंने कहा कि सीमित आवश्यकता है तो वहीं से मिल जाते थे, तो भटक क्यों रहे थे। मतलब खाना के लिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा, वही है, ठीक। अब इसके बारे में प्रमाण देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में प्रमाण, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब इसके बारे में, पूर्व पाषाण काल के बारे में प्रमाण कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक।
तो इसके बारे में मेजरली रायगढ़ से प्राप्त हुए, इसको देखेंगे, रायगढ़ से प्राप्त हुए। अब रायगढ़ की कौन कौन से जगह से प्राप्त हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो लिख रहा हूँ इसको आपको याद रखना ही है। अभी के लिए इसको याद नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपका प्री है और प्री में स्थल ही पूछे जाते हैं, उसके साक्षी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपका आप नोट करेंगे, ठीक, एक एक करके। सीघनपुर, सीघनपुर, छापामाड़ा, ठीक है, भंवरखोल। इसको आप लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, मैं बोलते जाऊँ तो वो चीज़ें जो है जल्दी से हो जाएंगी। तो सीघनपुर है, छापामाड़ा, भंवरखोल, सोनबरसा आप लिखेंगे, ठीक है, गीधा, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, सोनबरसा, गीधा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सीघनपुर, छापामाड़ा, भंवरखोल, सोनबरसा, गीधा। अब इसके बाद देखेंगे कबरा पहाड़, हालांकि इसे सेकंड नंबर में लिखाना था, कबरा पहाड़। ठीक, अब आगे आप इसके आगे देखेंगे, लिखते जाएंगे बोतलदा, ठीक, बोतलदा हो जाएगा आपका महानदी घाटी, बोतलदा महानदी घाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ आपको याद होना ही है। ठीक है, सीघनपुर है, छापामाड़ा, भंवरखोल, सोनबरसा, गीधा, कबरा पहाड़ है, उसके बाद बोतलदा महानदी घाटी। क्लियर, ये चीज़ आपको याद होनी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके सेकंड चीज़ आप याद रखो, मैंने कहा है जीवन, ठीक है, उसके बाद मैंने प्रमाण कहा है। तो जीवन को हमने इधर देख लिया है, गुफाओं में निवास करते हैं, ठीक है, गुफाओं में निवास करते थे, दे लिव्ड इन केव। उसके बाद हमने चित्रकारी लिखा है कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करते थे। ठीक है, उसके बाद हमने शिकार और खाद्य संग्रहण पर इसके जीवन को बताया है कि यहाँ पे आधारित था, खाना बदोश जीवन को ये जीते थे। उसके बाद हमने प्रमाण पे बात किया है, किसके, पूर्व पाषाण काल के। प्रमाण में हमने देखा है रायगढ़ जिले में मेजरली इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे तो सीघनपुर है, छापामाड़ा, भंवरखोल, सोनबरसा, गीधा, कबरा पहाड़, बोतलदा और फिर महानदी घाटी, इन जगहों पर इनके साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें सीघनपुर के बारे में स्पेशली पढ़ना होगा और बोतलदा के बारे में, ठीक है, और रायगढ़ इसको भी देख लेंगे, एक एक फैक्ट है, लेकिन सीघनपुर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल आप में आपको जाके पढ़ना है। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। इसके आगे अब आप देखने की कोशिश करेंगे। तो हम अब विवरण पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना विवरण, ठीक है, बेसिकली वही बता रहा था अभी, विवरण। तो विवरण पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमें सीघनपुर के बारे में बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आपका पूर्व पाषाण काल वाला खत्म हो जाएगा। तो विवरण में आप देखेंगे सीघनपुर, हमें सीघनपुर के बारे में देखनी है, ये आपका एक पॉइंट था विवरण, ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे। तो सीघनपुर के बारे में हमें अच्छे से देखना है। ठीक, 2 पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख के रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ लिखेंगे, रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक शैलाश्रय, सर्वाधिक गुफा कहाँ पे पाए जाते हैं, रायगढ़ में। तो इस प्रकार, ठीक, विवरण में पहला पॉइंट आपको होना चाहिए, दूसरा हो जाएगा। ठीक, रायगढ़ के बारे में एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में भूल न जाऊँ। रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। ठीक, रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक शैलाश्रय पाए जाते हैं। अब सीघनपुर पे आओ। सीघनपुर, इसकी खोज एंडरसन ने की थी, एंडरसन ने 1910 में की थी। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एंडरसन इन 1910, इसको लिखेंगे। एंडरसन ने एंडरसन को यहाँ भी श्रेय जाता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज, ठीक है, सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज किसने की है, एंडरसन ने। ठीक है, एंडरसन ने की है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। सीघनपुर को सबसे प्राचीनतम गुफा कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम शैलाश्रय कहा जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट केव ऑफ द स्टेट। तो इसे क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम गुफा या प्राचीनतम शैलाश्रय कहा जाता है। इधर मैं मिटा दूं ताकि मुझे, ठीक है, समझाने में फिर लिखाने में बहुत आसानी होगी। यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, तो इसे सबसे प्राचीनतम शैलाश्रय कहा जाता है। अब 3 डेट आपको लिखना है, कौन कौन से, एक लिखना है आपको 1918 और एक लिखना है आपको 1923 से 27। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। एक चीज़ आपने लिख लिया होगा, सीघनपुर को शैलाश्रय कहा जाता है। ठीक, सबसे प्राचीनतम शैलाश्रय कहा जाता है। 1918 देखेंगे तो सीघनपुर में जितने भी शैलचित्र पाए जाते हैं, ठीक है, इसके गुफा में जितने भी शैलचित्र पाए जाते हैं, उसका प्रकाशन जो है 1918 में
इंडिया पेंटिंग्स में किया गया है। इंडिया पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग्स में इसका प्रकाशन किया गया कब? 1918 में। और साथ ही में, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ये पत्रिका का नाम है ना उस टाइम, ब्रिटेनिका, ठीक, इसके 13वें संस्करण में इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। 1918 में मैंने कहा है कि तो यहाँ के जितने चलचित्र हैं, यहाँ के जो चलचित्रों का प्रकाशन 1918 में इंडिया पेंटिंग में, ठीक है, यहाँ पे की गई। और साथ ही में इसके 13वें एडिशन, किसके? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इसके 13वें एडिशन में इसकी प्रकाशन की। किंग्स ऑफ सिगनपुर, ठीक है, वर पब्लिश्ड ऑन इंडिया पेंटिंग्स इन 1918, क्लियर है, एंड इन 13 एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। तो ये रहा आपका 1918 वाली बात, यहाँ तक एकदम चीज़ क्लियर हुई। 1923 से 27 देखेंगे। अब यहाँ की जो शैल चित्र, इसके समीप एक चीज़ देखेंगे, सिगनपुर के समीप चंवर ढाल की या फिर चुंबर ढाल की, ठीक है, चुंबर ढाल की पहाड़ी है। चुंबर ढाल की पहाड़ियाँ हैं, एक्चुअली पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, वो यहाँ पे स्थित है। तो चुंबर ढाल की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके समीप स्थित है। यहाँ पे रेलवे इंजीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखेंगे रेलवे इंजीनियर, ठीक, इसको पूरा लिख लोगे, रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त ने, ठीक, अमरनाथ दत्त ने, ठीक है, यहाँ के शैल चित्रों का सर्वेक्षण किया है। तो इसके समीप, सिगनपुर के समीप चंवर ढाल के पहाड़ियों में स्थित शैल चित्रों का सर्वेक्षण रेलवे इंजीनियर, ठीक है, अमरनाथ दत्त ने किया है। कब किया है? 1923 से 1927 के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? जिसमें अब क्या क्या पाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से लिखना है 2-3 चीज़। क्या क्या? जिसमें, ठीक है, आड़ी एवं, इसको लिखेंगे आड़ी एवं खड़ी, ठीक है, रेखाओं में बनी मानव की आकृति, इसको लिखेंगे आड़ी एवं खड़ी रेखाओं में बनी, ठीक है, मानव की आकृति। और उसमें देखेंगे शैल चित्रों में लाल रंग इन्हें मिले हैं, लाल रंग मिला है। साथ में पशुओं और सरीसृपों, पशुओं और फिर आपको हो जाएगा सरीसृपों, लिखते जाएंगे। लाल रंग शैल चित्रों में लाल रंग से बने पशुओं और सरीसृपों इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक। और मैंने क्या कहा? आड़ी एवं खड़ी रेखाओं में बनी मानव आकृति प्राप्त हुआ है। अब जो सिगनपुर में जो भी शैल चित्र मिले हैं, ठीक है, इसको और लिख लेंगे। यहाँ तक एक एक करके आप लिखते रहेंगे तो आप लिंक से नहीं टूटेंगे, क्योंकि मुझे मिटा के ऊपर और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मैं जैसे बोल रहा हूँ लिखें, या फिर एक बार समझ के लिखना स्टार्ट करेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो सिगनपुर, इसमें जो शैल चित्र है, ठीक है, ये किसके समान है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आपका स्पेनिश, ठीक है, मैक्सिकन और स्पेनिश के समान है। एक फैक्ट यहाँ भी मिलता है। तो सिगनपुर में प्राप्त जो शैल चित्र है, ये आपका अगला पॉइंट है, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखेंगे मैक्सिकन एवं स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश के समान, मतलब इसके समान दिखते हैं। तो ये तो रहा आपका सिगनपुर के बारे में इतनी सारी चीज़ें। 2-3 चीज़ और लिखेंगे। आपने मनोरंजन दास घोष, इनका नाम सुना होगा। उनके अनुसार यहाँ जो है आपका 5 हस्तचलित, ठीक, ये भूल जाएंगे आपका कुल्हाड़ी प्राप्त हुए, ये आपका दूसरा चीज़ हो जाएगा। इवन इसे रायगढ़ के अंतर्गत लेंगे, हालांकि सिगनपुर हम स्पेसिफिक प्लेस पे बात कर रहे हैं, रायगढ़ के अंतर्गत भी लेंगे तो चल जाएगा, ठीक। तो मनोरंजन दास घोष को, इसको आप नाम सहित लिखेंगे, उनके अनुसार है एक्चुअल में यहाँ से 5 हस्तचलित हैंड ऑपरेटेड एक्स, जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो इन्हें प्राप्त हुए, ठीक। बोतलदा, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, उसके लिए आप चिंतित नहीं रहेंगे। बोतलदा इस छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी गुफा है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट केव ऑफ द स्टेट, इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी गुफा है। कौन सा? बोतलदा। तो इतने चीज़ों पे आप बात करोगे तो आपका पूर्व पाषाण काल समाप्त होगा। अब इसके बावजूद मैं लास्ट में और कुछ आपको फैक्ट लिखवाने वाला हूँ। तो सोचो कितनी चीज़ें आपको करनी होगी। जब तक आप तोड़ के नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको मैं समराइज़ आपके लिए जल्दी से कर देता हूँ, ताकि अब हम आगे हमें इसके बारे में और पढ़ना होगा, ठीक है। पूर्व पाषाण काल देख लिए, अब हमें मध्य पाषाण काल देखना है। एक बार इसको जल्दी समराइज करें। हमने सबसे पहले इसके बारे में जीवन देखा था, जहां हमने कहा था कि खाद्य संग्रहण पर आधारित है, शिकार पर आधारित है, शिकार करते थे, यहाँ वहाँ मतलब खाना के लिए भटकते थे, यहाँ पे हमने बात करी थी। जीवन के बाद हमने देखा था, आपको याद करो, प्रमाण में हमने एक चीज़ कहा था, सिर्फ रायगढ़ में इसके मतलब मेजर रूप से रायगढ़ में मिलती है।
और रायगढ़ के अंतर्गत हमने बहुत चीज़ों नाम लिया था, बहुत सलाश्रयों का नाम लिया था, जैसे कि सिगनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, ठीक है, भौर, खोल, छापामाड़ा। अगर जो भी नहीं लिखे होंगे वो अभी भी लिख सकते हैं। छापामाड़ा हो गया, सोनभरसा, गीदा और महानदी घाटी, इनकी हमने बात करी है कि ये जगह है जहाँ से इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। और उसके बाद प्रमाण में भी दो चीज़ों पे हमने स्पेशली बात की, एक आपका सिगनपुर, ठीक है, और दूसरा आपका बोतलदा, ठीक है, ये आपका बोतलदा। और दो चीज़ और फैक्ट लिख लिए, कौन से लिख लिए हैं कि रायगढ़ को सलासरों का गढ़ कहा जाता है। और जितने भी और मैंने चीज़ बताई है कि यहाँ से सरीसृप पशुओं, सरीसृप है लाल रंग की पशुओं, इनका जो है शैल चित्र हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि आड़ी और फिर खड़ी रेखाओं में मानव का चित्र या फिर आकृति, मानव आकृति यहाँ पे प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 5 हस्तचलित जो आपको कुल्हाड़ी की हमने बात की है, तो ये सब चीज़ आपको इसके अंतर्गत विवरण में मिल जाएगा। अभी हमने जो किया है बस इतनी चीज़ हमने किया है, हालांकि इधर उधर रहा होगा तो ये आप समराइज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पूर्व पाषाण काल से आगे, जो कि आपका रहेगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो दो चीज़ को हम लोग एक साथ लेने वाले हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है ना, दोनों में जीवन है वो एक समान रहने वाली है, ठीक। उसके बाद बस प्रमाण को हमें अलग अलग याद रखना है। तो नेक्स्ट आपका रहेगा, ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ मध्य पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इसको एक साथ देखो, एक साथ इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक। मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, इसमें देखेंगे जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम लोग मैं कंपेयर करके पढ़ाने वाला था एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन अब जगह कम होने के कारण मैं उसको अलग अलग कर रहा हूँ, आप देखने की कोशिश करेंगे। मध्य पाषाण काल में अब हमें सबसे पहले जीवन देखना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे कि इससे पहले पूर्व पाषाण काल था, वहाँ जीवन थी, तो दूसरे काल में जैसे मध्य पाषाण काल में आएंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जैसे वहाँ पे सिर्फ उनका जीवन जो है, उनका जो संपूर्ण जीवन है शिकार और फिर खाद्य संग्रहण पर आधारित था। तो यहाँ जो है अब पशुपालन स्टार्ट हो जाएगा, तो उनके साथ जो है यहाँ पे मनुष्य पशुपालन आरंभ कर देता है। ह्यूमन्स स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री अलॉन्ग विद हंटिंग एंड फूड कलेक्टिंग या फिर फूड कलेक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे पशुपालन वो स्टार्ट कर देता है, किसके साथ, फूड कलेक्शन, मतलब वो खाद्य संग्रहण भी कर रहा है, अभी शिकार भी कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे वो अब पशुपालन स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर है। बस ये दोनों में हो रहा है, ये जीवन दोनों का है, ठीक है, क्योंकि उत्तर काल जो मतलब उत्तर पाषाण काल है, ठीक है, ये आपका उत्तर पाषाण काल है, उसका ही विस्तार है, क्लियर है, एक्सटेंशन है। तो ये मध्य पाषाण काल का ही एक्सटेंशन है, कौन सा, उत्तर पाषाण काल। तो दोनों का जीवन एक होने वाली है, मतलब दोनों का जीवन एक समान है, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, यही है कि यहाँ पशुपालन स्टार्ट हो गया था, किसके साथ, फूड कलेक्शन के साथ और उनके हंटिंग के साथ, ठीक। तो वो हंटिंग करते थे, फूड कलेक्शन करते थे, साथ ही साथ पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। अब प्रमाण को आपको अलग अलग देखना है, मतलब इधर मध्य पाषाण काल का हम लोग प्रमाण देखेंगे, इधर उत्तर पाषाण काल का प्रमाण देखेंगे। इसको आप एक एक करके नोट करने की कोशिश करेंगे। इसमें मुख्यतः देखेंगे आपके मध्य पाषाण काल में एक आपका कबरा पहाड़, ठीक, कबरा पहाड़ है। अब ये आपका रायगढ़ में, ठीक, और इधर मैं जो भी अभी 6-7 नाम आपको बताऊंगा वो सब के सब बस्तर संभाग के अंतर्गत आएगा। बस्तर जिला मैंने नहीं कहा है। जैसे आप देखने की कोशिश करेंगे, एक आपका कालीपुर, ठीक है, आपका हो जाएगा राजपुर, खड़ग घाट, घाट लोहांग, ठीक है, घाट लोहांग, ठीक। तो कालीपुर, राजपुर, खड़ग घाट, घाट लोहांग, इसको मैं दो दो जोड़े में लिखा हूँ ताकि आपको याद हो। गढ़ धनौरा, ठीक, गढ़ धनौरा, गढ़ चंदेला, ठीक है, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा। मैं एक बार फिर से इसको आपको रिवाइज कराऊंगा। अब एक बार देखेंगे, लेकिन एक गढ़ चंदेला है, ठीक, गढ़ चंदेला है, और एक गढ़ धनौरा है, एक गढ़ घोघरा है एक्चुअल में। तो गढ़ धनौरा है, गढ़ चंदेला है, गढ़ घोघरा है। उसके बाद मैंने लिखा है घाट लोहांग, ठीक है, घाट लोहांग है, फिर एक खड़ग घाट है, एक राजपुर है, एक कालीपुर है, एक और लिखेंगे यहाँ पे भातेवाड़ा, ठीक। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, मध्य पाषाण काल के जो आपका प्रमाण के तौर पे है, उसके स्थल के तौर पे जहाँ से उन्हें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक। तो अब इसमें आपको एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, वो है आपका कबरा पहाड़, ठीक है। जैसे विवरण में हमने देखा है, ये आपका जीवन हो जाएगा, ऐसे ही हमने फॉर्मेटिंग किया है ना, ये आपका जीवन है। सेकंड नंबर पे ये आपका प्रमाण होगा, ठीक। अगर आप इसको समराइज करने की कोशिश करें तो ये आपका प्रमाण है, ठीक है।
अब इसके बारे में हम लोग विवरण पे जाते हैं। तो विवरण किसका करना है हमें? कबरा पहाड़ का। इसको आप याद रखना, मैं भी करूँगा। इधर आ जाता हूँ, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं क्योंकि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको साक्ष्य देखना है। उसके बाद हम इसका विवरण कर देंगे तो ये दोनों आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब आप उत्तर पाषाण काल में देखेंगे तो इसमें फिर से आपका रायगढ़ आ जाएगा। ठीक है, दो जगह आएंगे यहाँ पे, एक आपका जीपीएम आएगा मतलब गोरेला पेंड्रा मरवाही का धनपुर, एक चीज ए लिखेंगे, दूसरी चीज ए कंप्लीटली अब रायगढ़ का आएगा भाई, कंप्लीटली रायगढ़ का आएगा। सेम सेम वही आएगा जो आपके पूर्व पाषाण काल में था। जैसे कि आपका सीगनपुर है, लेकिन कुछ कुछ आएगा यहाँ पे, है ना। सीगनपुर है, बोतलदा इसमें आएगा, सीगनपुर, ठीक है, बोतलदा और महानदी घाटी, ये इंपॉर्टेंट महानदी घाटी है। इसके बाद इसमें आएगा आपका कर्मगढ़, बसना झार है, ठीक है, बसना झार, ये चीज़ लिखेंगे। और ओंगना भी यहाँ पे एक लिख लेंगे, ठीक, ओंगना। भैंसगढ़ी भी आता है, अब भैंसगढ़ी भी लिख लो, ठीक है, वो भी आता है, मतलब लिख लो भी आता है। सीगनपुर है, बोतलदा महानदी घाटी है, ठीक, महानदी घाटी है, वहाँ पहले महानदी बोल रहा हूँ तो उसको सुधार लेंगे, महानदी घाटी है। कर्मगढ़ है, बसना झार है, फिर ओंगना है। यहाँ तक क्लियर है? ओंगना है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, ये कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? आपके उत्तर पाषाण काल में। किसके साक्ष्य हैं? उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य हैं। क्लियर है? कहाँ कहाँ से प्राप्त? दो जिले से प्राप्त हो रहा है, रायगढ़ से और जीपीएम मतलब गोरेला पेंड्रा मरवाही के एग्जैक्ट जगह बोले तो धनपुर। और यही पूछेगा, ये जिला नहीं पूछेगा, ठीक है, यही पूछेगा, इसलिए इतना लिखा जा रहा है। तो सीगनपुर है, बोतलदा, महानदी घाटी, कर्मगढ़, बसना झार, ओंगना, इसकी आप बात करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट खत्म हो गया उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं। इसके जीवन के बारे में आप देख लो। जीवन मतलब यह होता है कि पहले जो था उससे क्या बदलाव आया। पहले, इससे पहले जो पूर्व पाषाण काल हमने पढ़ा था वहाँ पे फूड कलेक्शन वाला था और फिर शिकार वाला था, साथ में एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करते हैं, मतलब पशुपालन स्टार्ट करते हैं। और इसके बारे में ये अभी हमने साक्ष्य लिखा था। मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो यहाँ भी पशुपालन आ ही जाएगा क्योंकि इसका एक्सटेंशन ये है, ठीक है। तो पशुपालन इसका जीवन बताया था। प्रमाण के तौर पर हमने कबरा पहाड़ कहा है, ठीक है, जो कि रायगढ़ मेजरली रायगढ़ में आपने देखा है, ठीक है। उसके बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत देखा है कालीपुर, राजपुर, खड़क घाट, घाट लोहांग, गढ़ धनौरा, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा और आपका भातेवाड़ा, ठीक है। नाम थोड़ा सा इसको देखेंगे, एक किसके अंतर्गत है? बस्तर संभाग। क्लियर? अब हमें एक चीज के यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, वो है आपका कबरा पहाड़। तभी तो पता चलेगा मध्य पाषाण, जो कि आपको मध्य पाषाण काल में क्या प्राप्त हुआ है। तो कबरा पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है वो आप देखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ के शैल चित्र में, ठीक, सांभर, ठीक, सांभर, घड़ियाल, आपने सुना भी पढ़ा भी होगा बुक में, सांभर, घड़ियाल और फिर आपका छिपकली, सुना था। पाषाण मतलब मध्य पाषाण काल में ये पाए जाते हैं। तो ऐसे आप कटराइज करेंगे, उसके बाद विवरण करके निकालेंगे तो सब निकलेगा और आपको ऐसे एक प्रकार से फॉर्मेटिंग भी याद करने में आसानी होती है। तो सांभर, घड़ियाल और फिर छिपकली यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है औजार, ठीक है, औजार। आपको पता है ये तो पाषाणिक काल चल ही रहा है, मतलब पाषाण काल चल ही रहा है, स्टोन एज चल ही रहा है, ठीक है। तो इसमें औजार लंबे फलक वाले होते थे, लंबे फलक वाले औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पत्थर के औजार हुए हैं, अर्धचंद्राकार, ठीक है, ये अर्धचंद्राकार में होते थे। अर्धचंद्राकार लिखेंगे, जैसे भी यहाँ पे लिखा रहा है आप उसको सुन के लिखेंगे, अर्धचंद्राकार, ठीक है, सेमी ल्यूनर जिसे बोल रहे हैं। तो यहाँ के जो पत्थर के औजार होते थे लंबे फलक वाले हमें प्राप्त हुए हैं, मतलब प्राप्त हुए हैं, अर्धचंद्राकार रूप में प्राप्त हुए हैं, इसका शेप अर्धचंद्राकार में प्राप्त हुआ है। और इसे लघु पाषाण के औजार भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मतलब क्या? लघु मतलब छोटा, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। तो ये जो है छोटे पत्थर वाले औजार भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं जो कि नुकीले होते थे। तो ये चीज़ों पे आप बात करोगे तो इस प्रकार आपका मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल पे बात होगी। इसके अतिरिक्त और कुछ है, मैं लास्ट में उसको विशेष करके और लिखाने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त मैं चाह रहा हूँ इतना आपको याद पहले हो जाए, उसके बाद आप उसको पढ़ना, ठीक है। तो इसके आगे अब हम लोग चलेंगे, मध्य पाषाण काल भी आपका समाप्त हो जाता है, साथ में उत्तर पाषाण काल को भी हमने देख लिया। याद रखो अभी भी हम लोग प्रागैतिहासिक काल में ही चल रहे हैं। मैं लास्ट में एक और फॉर्मेटिंग करूँगा, आप इसे डब्बा बना के फॉर्मेटिंग किया करो ताकि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। अब हम लोग चलेंगे जो आपका नवपाषाण काल रहेगा, ठीक है, न्यूलिथिक एज जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये आपको हो जाएगा नवपाषाण काल, ठीक, नवपाषाण काल। इसके बारे में आप देखने की कोशिश करेंगे, फिर से वही जीवन रहेगा, लेकिन इस बार जीवन में बदलाव आएगा क्योंकि इतने समय तक आ गए हैं। कब से आ रहे हैं हम लोग? पूर्व पाषाण काल से आ रहे हैं, पूर्व पाषाण काल से नवपाषाण काल तक, ठीक है। तो यहाँ पे जीवन देखेंगे,
अब तक आपने शिकार करना, फूड कलेक्शन करना और फिर आपने पशुपालन को थोड़ा बीच में देखा था। यहाँ पे अब कृषि स्टार्ट होगा। यहाँ पे ह्यूमन जो है अब कृषि स्टार्ट करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। अब बताओ कृषि स्टार्ट होगा तो काफ़ी हद तक जीवन स्थायित्व हो जाएगा, मतलब स्थायी जीवन इनका यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले इन लोग फूड कलेक्टिंग करते, मतलब फूड कलेक्शन के चक्कर में यहाँ से वहाँ जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, क्लियर है। तो अब जब कृषि कर रहे हैं तो अब इनका जीवन क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। पहिए का विकास इस दौर पे आप देखते हो, पहिए का विकास देखते हो जिससे मृत भांड, मिट्टी के बने बर्तन आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहिए का विकास होता है, जिस पहिए के विकास से मिट्टी के बने बर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये तो रहा इसके जीवन के बारे में। अब इसके प्रमाण देखना है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं। तो आप प्रमाण देख लो। प्रमाण में 4 चीज़ आपको मुखाग्र रूप से याद होना चाहिए। पहला आपका अर्जुनी, ये पूछा जाता है और मैं अब तक पढ़े उसमें से भी बोलूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले भी उन लोग भी पूछा गया है अब तक, लेकिन इस बार जो प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है यहाँ से उठाएगा, ठीक है, यहाँ उठाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुनी है, अर्जुनी के बाद आप देखेंगे, ठीक है, टेरम, चितवा डोंगरी, ठीक है, चितवा डोंगरी, इसको आप देखने की कोशिश करेंगे। बोन टीला, ये 4 चीज़ आपको याद होना चाहिए मुखाग्र रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका चौथा। तो अर्जुनी लिखा है मैंने, टेरम लिखा है, चितवा डोंगरी की मैंने बात की है यहाँ पे, और बोन टीला। बोन टीला आपका राजनांदगांव में आ जाएगा। पहले हम राजनांदगांव में चितवा डोंगरी को भी पढ़ते थे, लेकिन आपको पता है ये विभाजित हो गया अभी, तो ये अब आ जाएगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये आपका लेटेस्ट रहेगा। टेरम रायगढ़ के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद अर्जुनी देखेंगे तो ये दुर्ग के अंतर्गत है। इसको आपको पढ़ना है, तब जाके आपका 9 पाषाण काल खत्म होगा। अब आप बताओ, हम विवरण भी करते थे, तो इसमें आपको एक चीज़ देखना है, चितवा डोंगरी में, चितवा डोंगरी में ड्रैगन की आकृति प्राप्त हुई है। मतलब क्या, चीनी नस्ल के मनुष्य की आकृति प्राप्त हुई है, ठीक है, चीनी चाइना के वाली जो है, तो ड्रैगन की आकृति यहाँ पे प्राप्त हुई है। ड्रैगन की शैलचित्र के समान प्राप्त हुई है, इसको आप देखेंगे। तो 9 पाषाण काल इस टाइप से आपका खत्म हो जाएगा। चीज यहाँ पे लिख लो, महापाषाणकालीन साक्ष्य, महापाषाणकालीन साक्ष्य हो जाएगा आपको। इसके बारे में देखेंगे। ये बालोद से मेजरली प्राप्त हुआ है, और बालोद वहाँ के आपको नाम लिखना है। एक है आपका करही भदर, लिखते जाएंगे, करही भदर है आपका, सोरर हो जाएगा, चिरचारी हो जाएगा, ठीक, करही भदर, सोरर, चिरचारी, करका भाट, ठीक है, लिखेंगे करका भाट। उसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पे, वो है आपका धनोरा, ठीक। तो इतनी चीज़ें पे आप लिखेंगे। करही भदर मैंने कहा है, सोरर है, चिरचारी है, करका भाट है, धनोरा, ये कहाँ पे स्थित है, बालोद में, बालोद जिला में। और एक लिखेंगे मल्हार, जो कि आपका बिलासपुर है, ठीक है, बीएसपी में ये स्थित है। मल्हार जो कि बिलासपुर में स्थित है, इसे महापाषाणकालीन स्थल कहा जाता है। इसको आप एक करके लिखेंगे। तो महापाषाणकालीन साक्ष्य के बारे में देखेंगे। ये इसमें महास्मारक प्राप्त हुआ है, ठीक है, महास्मारक प्राप्त हुआ है। अब सवाल उठता है कि महापाषाणकालीन क्या है, ठीक है। तो पत्थर जो बड़े बड़े होते थे उनका प्रयोग करते थे, तो इस प्रकार से वो महापाषाणकालीन कहलाया। जैसे कि उस टाइम में जो है 100 को गाड़ने के लिए, ठीक है, मतलब जो मृत है उसको गाड़ने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था। शिलाखंड मतलब पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को प्रयोग किया जाता था। यही कारण उन्हें महापाषाण कहा गया। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। यहाँ तक क्लियर है। तो जो प्रयोग कर रहे हैं उसे महास्मारक कहा जाता था। जब 100 को गाड़ते थे बड़े शिलाखंडों से, उसे महास्मारक कहा जाता था। वो काल महापाषाणकालीन कहलाया, ठीक है। तो ये मल्हार बिलासपुर देखेंगे, महापाषाणकालीन स्थल है या फिर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता। लोचन प्रसाद पांडे है और आपका एन घोष, इन दोनों ने जो है सिगनपुर के शैल चित्रों के बारे में जो जानकारी है उसका एकत्रण किया था। मैं फिर रिवाइज के लिए आप बता दूं, अमरनाथ दत्त ने 1927 और 1923 और 27 के बीच में उसका सर्वेक्षण किया था। उन्हें विभिन्न प्रकार के शैलचित्र प्राप्ति हुई थी, मतलब उस सर्वेक्षण किया था। वहाँ क्या क्या प्राप्त हुई ये भी हमने बताया है, ठीक है। लेकिन जानकारियों को एकत्रण का काम किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे और एन घोष। इसको आप लिखेंगे दूसरे नंबर पे। एक है आपका रविंद्रनाथ मिश्र, ठीक है, रविंद्रनाथ हो जाएगा मिश्र, रविंद्रनाथ मिश्र। इसको देखेंगे, ये जो है नवपाषाणकालीन, ठीक, नवपाषाणकालीन, ठीक है, नवपाषाणकालीन जो आपके शैलचित्र है उसका सर्वप्रथम जानकारी प्रदान करता आपके रविंद्रनाथ मिश्र जी हैं।
इसको आप लिखेंगे। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं एक एक करके ताकि आपको और चीज़ें आसानी हो। शैल चित्र करके एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, शैल चित्र, छत्तीसगढ़ के शैल चित्र। मतलब इसके अलावा भी और कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ना तो एकदम से पाषाणकालीन बोल के आएगा, ना ही मध्य पाषाणकालीन बोल के आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर आ सकता है पाषाणकालीन बोल के आ सकता है। पूरा पाषाणकालीन या फिर स्पेसिफिक नाम नहीं, पाषाणकालीन बोल के आए या फिर प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य बोल के आए, फिर शैल चित्र बोल के आए, तो आपको लिखना है। तो कुछ कुछ और आपको उसमें ऐड करना है। एक है आपका सूती घाट, ऐड नहीं करना है, इसको अलग से लिखो। सूती घाट है आपका, बेनीपाट है, ठीक है, सूती घाट बेनीपाट, ठीक है, खेरखेरा है आपका, ठीक है, आपका खैरपुर है, एक्चुअल में ये खैरपुर है, और मैं लिखाऊंगा खैरखेड़ा भी है, खैरपुर है। तो इतनी चीज़ें, एक आपका सिंगोरी डोंगरी, सिलोरी डोंगरी, ठीक, सिलोरी डोंगरी। तो ये तीन चीज़ आपको रायगढ़ में जोड़, मतलब रायगढ़ के तौर पे लिखना है कि रायगढ़ की इन जगहों पर भी, ठीक है, आपके शैल चित्र पर आप जोड़ सकते हो। तो सूती घाट है, बेनीपाट मैंने कहा है, खैरपुर और सिलोरी डोंगरी, ये रायगढ़ के अंतर्गत है जहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये शैल चित्र प्राप्त हुए रायगढ़ के अंतर्गत। अब और लिखेंगे कांकेर के अंतर्गत। ठीक है, कांकेर के बारे में और मैं आपको लिखाऊंगा। कांकेर के अंतर्गत एक चारमा है, चारमा में एलियंस के, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एलियंस के उपकरण मिले, एलियंस के मतलब जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कांकेर के अंतर्गत ही एक स्थान पर 3 साल पुराना उपकरण मिले हैं प्रागैतिहासिक कालीन। तो 2 चीज़ें लिख सकते हो। उसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ कांकेर में और क्या क्या लिखना है। तो कांकेर में लिखना है आपको खैरखेड़ा, ठीक है, जहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो कि प्रागैतिहासिक कालीन। तो ये आपका हो जाएगा खैरखेड़ा, उड़कुड़ा, ठीक है, उड़कुड़ा हो जाएगा, एक्चुअल में उड़कुड़ा है, उड़कुड़ा, ठीक है, उड़ और एक का है, ठीक है ना, उड़कुड़ा हो जाएगा। तो खैरखेड़ा, उड़कुड़ा, कुलगांव, ठीक, कान्हा गांव। उसके बाद अब लिखेंगे गोटी टोला, ठीक है, और चारमा भी है यहाँ पे। चारमा के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, ठीक, एलियंस वाला। तो ये तो रहा शैल चित्र किसके बारे में, कांकेर में। कांकेर के इन जगहों को आप याद रख लो, यहाँ से मिला है, और इसके बारे में डिटेल भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि क्या क्या नहीं मिला है वो नहीं है, उसके बारे में डिटेल भी मिलता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी सारी चीज़ पहले आप याद रख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका खैरखेड़ा, उड़कुड़ा, कुलगांव, कान्हा गांव और गोटी टोला, इसकी मैंने बात की है, ये आपके कांकेर के अंतर्गत हो जाएगा। बस इतना ही है। मुझे राजनांद गाँव फिर बताना था, लेकिन राजनांद गाँव के अंतर्गत मैंने बता दिया है। आपका कौन सा रहेगा, बोनटीला। और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत चितौड़ डोंगरी। अगर मैं दूसरा बताऊँ ये भी लिख लीजिए। इसके बाद एक चीज़ और मैंने बताया है जहाँ पे आपको, ठीक है, 2 चीज़ है। इसके बाद आपको हो जाएगा सब चीज़ रायगढ़ में, जितने भी सिगनपुर, कपड़ा, पार, बोतल, सब रायगढ़ में। तो इतनी चीज़ खत्म करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्राग ऐतिहासिक कालीन खत्म होता है। अब हमें आदि ऐतिहासिक कालीन देखना है, और वैसे भी आदि कुछ अब इधर देखना नहीं, जा तो कुछ बाकी नहीं है, जो हो गया था इतना ही ज़्यादा था। ठीक है, इसके बाद हमें मेन हिस्ट्री स्टार्ट करना होता है, लेकिन मैं कंटिन्यूटी के लिए बता दूं आपको, आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल ये आपका खत्म हो गया है। इसके अंतर्गत जितने भी विवरण सब हमने देख लिया। इसे पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल को भी 4 भागों में बांट के जितने भी विवरण सब हमने देख लिया। अब दूसरा क्या होता है आप खुद बता सकते हो इसके बारे में, आदि ऐतिहासिक कालीन। ठीक है, ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक, आदि ऐतिहासिक कालीन, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता है लिखित जानकारी प्राप्त है, लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी जो लिपि है वो अक्षरात्मक ना होकर के भावचित्रात्मक ज़्यादा है। ठीक, तो ये पढ़ा नहीं जा सकता। अब इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, ये भी मैंने बता दिया है। और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक, इसको भी जानते हो, तो इसको हमें पढ़ना तो है नहीं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अब आता है आपका ऐतिहासिक कालीन, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत देख लेना है। ऐतिहासिक कालीन, ठीक है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे तो ये इसके संदर्भ में लिखित सामग्री हमें प्राप्त हुई है और पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल को रखा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं तक आपकी रहेगी। थोड़ा सा है बस, ज़्यादा नहीं। फिर आपका आज का क्लास वर्गीकरण वाला या फिर ओरिएंटेशन ये बोल सकते हो, या फिर इनिशियल बोल सकते हो, इंट्रोडक्टरी आज की जो क्लास थी ये समाप्त हो जाएगी। तो हमें अब ऐतिहासिक काल के बारे में देखना है। ठीक, इसके अंतर्गत मैंने कहा है जो भी 2-3 चीज़ आप देख ही रहे हो कि इसके बारे में लिखित सामग्री है, सीधा आ जाइए। वैदिक काल को इसके संदर्भ में रखा जाता है, मतलब इसके अंतर्गत रखा जाता है।
वैदिक काल का आप ईरा देखेंगे तो 1500 बीसी से, ठीक है, 600 बीसी तक है। ठीक है, ये उल्टा क्यों चल रहा हूँ आपको पता है, बिफोर क्राइस्ट वाला है। इतना तो आप जानते हैं ना, एडी और बीफी मतलब बीसी, इतना तो आपको पता होगा, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका वैदिक काल है जो 1500 बीसी से 600 बीसी की, ये दो भाग में है। कौन कौन सा है आपका, एक आपका ऋग वैदिक है, ठीक है, ऋग वैदिक काल है, और एक आपका कौन सा है, उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, ऋग वैदिक काल आपका जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, ठीक, इतने तक। और ये आपका जाएगा 1000 बीसी से 600 बीसी। क्लियर है। ऋग वैदिक काल से संबंधित छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, बस इतना लिखेंगे। बस एक चीज़ आप सुनेंगे, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से इसको डील करूंगा। वैदिक, ठीक है, आपका ऋग वैदिक या फिर वैदिक काल, इसके निर्माता कौन है, आर्य। तो जब ऋग वैदिक काल के इस टाइम में जो है, ऋग वैदिक काल के समय में आर्यों का प्रसार सिर्फ सप्त सिंधु प्रदेश में था। अब मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। ये समझिए उत्तर भारत में, तो उत्तर पश्चिम भारत के बीच में, ठीक है, एक सप्त सिंधु प्रदेश, तो इस सप्त सिंधु प्रदेश में अब तक इनका प्रसार था ऋग वैदिक काल में। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, तो इस काल तक अब इनका प्रसार मध्य भारत में भी हो गया। तो छत्तीसगढ़ बताओ मध्य भारत के अंतर्गत, तो इसमें तो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ साक्ष्य मिलेगा नहीं। तो इस काल में, ठीक है, ये इनका विस्तार जो है दक्षिण मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में भी हुआ। तो इस टाइम में सोचेंगे यहाँ के कुछ आपके साहित्य है, वहाँ पे बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिससे यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा होगा। इसका मतलब छत्तीसगढ़ इससे भी, ठीक है, संबंधित रहा होगा। कौन कौन सी जानकारी मिलती है उसको बस देख लेंगे तो बस इसके बारे में हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे आप सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण एक आपका साहित्य रहेगा। एक उसके बाद रहेगा कौशी, ठीक है, क्या है यार, कौशितकी है, कौशितकी है एक्चुअल में, ठीक है, इसको लिखेंगे अच्छे से, कौशितकी। तो सतपथ ब्राह्मण देखेंगे और कौशितकी देखेंगे। कौशितकी में विंध्याचल जो आपको पर्वत है इसके बारे में उल्लेख है। विंध्याचल माउंटेन इज मेंशनेड इन कौशितकी, ठीक है, कौशितकी उपनिषद इसमें लिखेंगे। और सतपथ ब्राह्मण में देखेंगे तो सतपथ ब्राह्मण में पूर्व एवं पश्चिम समुद्रों के बारे में उल्लेख है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सीज आर मेंशनेड इन सतपथ ब्राह्मणा। इसका मतलब देखिए, पूर्व और पश्चिम इस समुद्र कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। तो दोनों के बीच, दोनों का जो समुद्र है, ये जब मेंशन है सतपथ ब्राह्मण में, तो इसका मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ भी इसमें मेंशन रहा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीच में है। विंध्याचल पर्वत का भी यहाँ पे लिखेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे नर्मदा नदी का जो उल्लेख है इस काल में रेवा नदी के रूप में किया गया है, ठीक है, रेवा नदी के रूप में किया गया है। इस सबसे निष्कर्ष यहाँ निकाला जाता है, ठीक है, जैसे समुद्र मैंने कहा है कि इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, इनके बारे में जब उल्लेख है, ठीक है, जब मध्य भारत में फैल चुके हैं, दक्षिण भारत तक आ चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ भी रहा होगा इससे संबंधित, ऐसा कहा जाता है, और ये इनके बारे में तर्क दिया जाता है। तो नर्मदा नदी का उल्लेख जो है रेवा नदी के रूप में किया गया है, इसको भी मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ निष्कर्ष निकाला जाता है कि छत्तीसगढ़ भी इससे संबंधित रहा होगा। एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, आपका हो जाएगा वैदिक काल में। वैदिक काल में बस्तर को जो है दक्षिक, ठीक है, दक्षिक दिग कहा गया है, दिक, ठीक है, मैं फिर से लिख दूँ, द है उसके बाद आपका छिक, दक्षिक दिग है, और फिर इसमें भी एरर होगा तो मैं स्क्रीन में इसके बारे में लिखूंगा, ठीक, ये कहा गया है। तो आज का क्लास यहीं तक है। हमने वर्गीकरण को बहुत अच्छे से समझा है। इसके बावजूद भी कोई और डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग रामायण काल और फिर आपका रहेगा महाभारत काल। इसके आगे जस्ट आपका टॉपिक है, ये आपको पढ़ के रखेंगे, जो भी आपके पास बुक है इसके बारे में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना है। आपको वीडियो अच्छी लगे, ऐसे फॉर्मेटिंग में पढ़ना आपको सच में अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करेंगे सब। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।